हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे डीसी मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। ठीक है, अब देखिए डीसी मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले डीसी मोटर के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, उसका क्या क्या रिलेशन होता है करंट और टॉर्क के बीच में, और फिर स्पीड और करंट के बीच में, मतलब सारा एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होता है। ठीक है, तभी हम लोग जाके कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि डीसी मोटर बहुत सा प्रकार का होता है, जैसे आपका डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर। जब आपका फील्ड वाइंडिंग आपका आर्मेचर के साथ सीरीज में आ जाता है तो सीरीज मोटर, पैरेलल में आ जाएगा तो शंट मोटर। ठीक है, उसी प्रकार से कंपाउंड मोटर, इसमें दो ठो आता है, कम्युलेटिव कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड। तो ये सारा का कैरेक्टरिस्टिक्स जानने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक जानना पड़ेगा डीसी मोटर का। ठीक है, और कुछ बेसिक जानना पड़ेगा, इसलिए पहले हम आपको इंट्रो दे रहे हैं। जैसे डीसी मोटर है, डीसी मोटर का ये जो हम फॉर्मूलास लिखे हैं, आई आर्मेचर करंट आई बराबर क्या होगा, V माइनस EB अपॉन R है। तो ये आप पढ़ चुके हैं पिछले सेमेस्टर में। ठीक है, और EB यानी कि बैक EMF, या फिर इसको हम बोलते हैं इंड्यूज EMF। इसका क्या होगा, NP∅Z अपॉन 60 है। N क्या है, स्पीड है, P क्या है, नंबर ऑफ पोल है, फाई क्या है, फ्लक्स है। ठीक है, जेड क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर है, 60 तो है, और एक क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है। उसी प्रकार से अगर ये बताइए आइए ये हो गया, ये भी ये हो गया। अच्छा, यहाँ से अगर एन निकालेंगे, यहाँ से अगर एन निकालिएगा एन, तो क्या आएगा, एन बराबर क्या आ जाएगा, 60A अपॉन P∅Z आएगा ना। यानी कि एन प्रोपोर्शनल कह सकते EB अपॉन फाई के। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट, जेड कांस्टेंट, पी कांस्टेंट, तो EB अपॉन फाई के प्रोपोर्शनल होता है स्पीड। स्पीड किसके प्रोपोर्शनल होगा, EB अपॉन फाई का। ठीक है, और EB बराबर यहाँ से देखिए, तो EB बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से EB निकालिएगा तो लिख सकते हैं EB इज इक्वल टू IARA V माइनस IARA लिख सकते हैं। तो EB को हम लिख दिए V माइनस IARA अपॉन फाई। ठीक है, और टॉर्क आपका प्रोपोर्शनल होगा फाई, यानी कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्टेंट ही होता है आपका टॉर्क। तो फाई इंटू IA आर्मेचर करंट। ठीक है, तो ये इतना आपको याद रखना है। अच्छा, इससे आपको कोई भी सवाल बन जाएगा। अगर आपसे हम पूछ दें कि अगर बैक EMF कम जाएगा तो करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप बताइए बैक EMF कमेगा, बैक EMF कमेगा मतलब कम घटाएंगे भी में से, तो करंट बढ़ेगा कि घटेगा, तो आप बोलिएगा बढ़ेगा। आर्मेचर रेजिस्टेंस कमेगा तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा। बोलेंगे कि स्पीड बढ़ाने पर बैक EMF बढ़ेगा कि घटेगा, तो क्या बोलिएगा, बढ़ेगा। फ्लक्स की डेंसिटी घटाने पर, फ्लक्स घटाने पर आपका बैक EMF क्या होगा, तो घटेगा। लोड बढ़ा दिए, लोड बढ़ाने पर आपका मान लीजिए आर्मेचर करंट बढ़ेगा कि घटेगा, तो जैसे ही लोड आप दे दिए मोटर पर, लोड दे दिए तो इनर्शिया के कारण क्या होगा, स्पीड हल्का डाउन होगा, और स्पीड डाउन होगा तो EB डाउन होगा, EB डाउन होगा तो करंट बढ़ेगा। मतलब लोड घटाने पर करंट बढ़ेगा, अच्छा सॉरी, लोड बढ़ाने पर करंट बढ़ेगा। ठीक है, और करंट बढ़ेगा तो टॉर्क भी बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा बोलेगा कि स्पीड कम होने पर टॉर्क बढ़ेगा कि घटेगा, ये सबसे बड़ा सवाल रहता है आप लोग का। तो सोचिए स्पीड कमेगा तो स्पीड कमेगा, EB कमेगा, EB कमेगा तो IA बढ़ेगा, IA बढ़ेगा तो आपका ये टॉर्क भी बढ़ेगा। मतलब कि स्पीड घटाने पर टॉर्क भी बढ़ेगा। अब आपको बोल रहा है कि मोटर को आपको उल्टा रोटेट करवाना है, तो मोटर को उल्टा रोटेट करवाना है तो जो टॉर्क डेवलप उसको भी उल्टा करना पड़ेगा। या तो आप IA को माइनस IA कर दीजिए, या फिर फाई को माइनस फाई कर दीजिए। यानी कि आर्मेचर की, या तो आप आर्मेचर का टर्मिनल चेंज कीजिए करंट का डायरेक्शन का, या फिर फाई यानी कि फ्लक्स का जो फील्ड करंट में जो जाता है करंट, उसका डायरेक्शन चेंज कीजिए। दोनों में से किसी का कीजिएगा, आपका मोटर पलट जाएगा, मतलब उल्टा रोटेट करने लगेगा। अगर आप दोनों का कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब जिस डायरेक्शन में ऑपरेट हो रहा है उसी डायरेक्शन में होगा। यही बोलता है कि अगर आर्मेचर और फील्ड दोनों का अगर हम लोग चेंज कर दें करंट का डायरेक्शन दोनों में, तो आपका जो मोटर घूमेगा वही डायरेक्शन में घूमेगा या अपोजिट डायरेक्शन में, तो वही डायरेक्शन में घूमेगा। लेकिन अगर किसी एक का चेंज कर देंगे तो अपोजिट हो जाएगा। यानी कि मोटर के डायरेक्शन को पलटना आप फ्लक्स से भी कंट्रोल कर सकते हैं आपके हाथ में। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको बोलेगा कि हमको रेटेड स्पीड से ज़्यादा स्पीड चाहिए, तो बताइए फ्लक्स को अगर कम करेंगे तो स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, तो आप बोलिएगा बढ़ेगा। फ्लक्स कम करेंगे तो स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। तो फ्लक्स अगर आधा कर दिया तो स्पीड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और स्पीड डबल होने का मतलब हो जाएगा क्या, स्पीड अगर डबल हो जाएगा
तो आपका स्पीड डबल हो जाएगा, मतलब कि रेटेड स्पीड से भी बढ़ जाएगा। यानी कि फ्लक्स को कम करके हम लोग स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं। तो फ्लक्स कमेगा तो स्पीड बढ़ेगा। यहाँ ध्यान रखिए, ये 4 रिलेशन से आप पूरा डीसी मशीन, डीसी मोटर पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं होता। कंस्ट्रक्शन छोड़ के जितना स्टार्टिंग, प्लगिंग, ब्रेक, मतलब स्टार्टिंग, ब्रेकिंग, ठीक है, तो जितना भी स्पीड कंट्रोल, आपका जितना भी चीज़ लगेगा, जितना भी चीज़ यूज होने वाला है इसी, ठीक है। अब देखिए, आपको हम BH कर्व का बात कर ले, क्योंकि जहाँ भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़िएगा, जब भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़िएगा तो आपको BH कर्व बहुत ही हेल्प करेगा। देखिए BH कर्व क्या होता है, B और H के बीच में कर्व होता है। B क्या होता है आपका, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी। और देखिए H आपका क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। देखिए अगर मान लीजिए कोई मटेरियल, मान लीजिए मैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें आपका कॉइल बूंद कर दी, ठीक है, कॉइल बूंद करके इसमें अगर आप सप्लाई देते हैं, ठीक है, करंट यहाँ से जाएगा। तो ये जो आपका मैग्नेटिक मटेरियल है, ये कब तक फ्लक्स है, जितना आप करंट बढ़ाइएगा उतना इसमें फ्लक्स बढ़ेगा, जितना करंट बढ़ाइएगा उतना फ्लक्स बढ़ेगा। लेकिन एक ऐसा कंडीशन आएगा कि इसमें फ्लक्स बढ़ना कम हो जाएगा, मतलब कि बढ़ेगा ही नहीं। आप करंट बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, आपका इसमें फ्लक्स बढ़ेगा ही नहीं। जैसे आप ऐसे समझिए, मान लिया जाए कि जैसे कि आप एक शरबत बना रहे हैं चीनी का, एक बॉटल लिए, ठीक है, या ग्लास लिए, उसमें चीनी घोले, घुल गया, और घोले, घुल गया, और घोले, घुल गया। अब एक ऐसा समय आएगा कि चीनी घुलना ही बंद हो जाएगा, उसको बोलते हैं संतृप्त विलियन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो उसमें क्या होगा कि आप कितना भी चीनी डालिए, कितना भी चीनी डालिए, घुलेगा ही नहीं अंत में, ठीक है। मतलब कि हम बोलते कि आप सैचुरेट हो गया, हमारा विलियन क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। मतलब अब उसमें इतना ये है नहीं स्पेस कि और वो चीनी के मॉलिक्यूल को घुला सके, ठीक है। तो वही होता है इसमें भी। आप शुरू में करंट बढ़ा रहे हैं, फ्लक्स बढ़ेगा, करंट बढ़ा रहे हैं, फ्लक्स बढ़ेगा, करंट बढ़ा रहे हैं, फ्लक्स बढ़ेगा। लेकिन एक ऐसा आपका आ जाएगा कंडीशन, जब आप कितना भी करंट बढ़ाइए, फ्लक्स आपका कांस्टेंट हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। तो ये बताइए, एक आप रिलेशन जानते होंगे, B इज इक्वल टू म्यू एच। म्यू बराबर क्या होता है, म्यू नोट म्यू आर होता है। म्यू नोट आपका एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, इसका वैल्यू क्या होता है, 4.10⁻⁻⁷। म्यू आर आपका रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है। तो B इज इक्वल टू म्यू एच। तो बताइए B प्रोपोर्शनल H का है। और एक चीज़ बताते हैं, B आपका फ्लक्स डेंसिटी, मतलब B बराबर क्या होता है, φ/a, और H बराबर जानते क्या होता है, NI/L। N है आपका नंबर ऑफ टर्न, I आपका करंट, और L आपका लेंथ है मैग्नेटिक मटेरियल का, ठीक है। तो अगर हम B और H का वैल्यू यहाँ रखें तो φ/a प्रोपोर्शनल होगा NI/L का, यानी कि फाई प्रोपोर्शनल N कांस्टेंट, N कांस्टेंट, L कांस्टेंट, A कांस्टेंट, तो फाई प्रोपोर्शनल I का। मतलब करंट बढ़ाएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा। वही आपका प्रूफ कर दिया कि करंट बढ़ाने पर कैसे फ्लक्स बढ़ेगा। तो करंट बढ़ाने में फ्लक्स बढ़ेगा। और करंट कब बढ़ेगा, जब आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाइएगा। सॉरी, देखिए आपका करंट बढ़ाने में फ्लक्स बढ़ेगा। अब बताइए, करंट बढ़ाइएगा तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ाइएगा तो आपका फ्लक्स डेंसिटी है जो भी बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ रहे हैं। अब हम B और H के बीच में ग्राफ जब खींच रहे हैं, तो बताइए अगर H, इसको नहीं देखिए, ये किनारे वाला पोर्शन को भी नहीं देखिएगा, जिसको हम डॉटेड डॉटेड कर रहे हैं ना, उसको भी आप नहीं देखिए, इसको देखिए। इसका आपको यूज भी नहीं, हमको सिर्फ जो बताना वो हम बता रहे हैं। जैसे ही आप H बढ़ाइएगा वैसे ही B बढ़ेगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। H बढ़ाने पर B बढ़ेगा। H आप कैसे बढ़ाइएगा, तो H आपको बढ़ाने के लिए आपको करंट बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही H बढ़ाएगा उसी प्रकार से B भी बढ़ेगा, मतलब करंट बढ़ाने, फ्लक्स बढ़ेगा मतलब B बढ़ेगा, समझ रहे हैं। और H कैसे बढ़ा रहे हैं आप, करंट बढ़ा के। तो आप बढ़ाते गए B भी बढ़ते गए बढ़ते गए, लीनियर नहीं है। क्यों नहीं है, ये रिलेटिव परमिएबिलिटी के कारण। तो ये देखिए, जैसे ही आपका, और देखिए नॉन मैग्नेटिक या एयर के लिए खींचे तो लीनियर हो जाता है। तो बताइए, जैसे ही आप H बढ़ाते गए, H कैसे बढ़ा रहे हैं, I बढ़ा के, करंट बढ़ाते गए, H बढ़ाते गए, तो उसी प्रकार से B भी फ्लक्स भी आपका बढ़ते गया। लेकिन एक ऐसा कंडीशन आएगा कि आप कितना भी I बढ़ा रहे हैं, यानी कि H बढ़ा रहे हैं, I बढ़ाना मतलब H बढ़ाना, मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ा रहे हैं, लेकिन हो रहा है क्या, ये कांस्टेंट होते जा रहा है,
मतलब कि करंट आप बढ़ा रहे हैं, एच बढ़ा रहे हैं, बी बढ़ ही नहीं रहा, यानी कि फ्लक्स आपका कांस्टेंट हो गया। क्यों हो गया? अब उस सेचुरेशन में पहुंच गया। सेचुरेशन मतलब अभी भी समझाए कि अब आप कितना भी करंट बढ़ाइए, आप कितना भी चीनी घोलिए घुलेगा नहीं, तो कितना भी करंट बढ़ाइए आपका फ्लक्स आपका बढ़ेगा नहीं, आपका फिक्स हो गया। तो यही सेचुरेशन का केस होता है। मतलब अब ये आपका ग्राफ है जो इस तरह से जाने लगेगा, ठीक है, सेचुरेशन का केस आने लगेगा, मतलब अब ग्राफ सेचुरेट होने लगेगा, ठीक है। अब कितना भी आप एच बढ़ा दीजिए, बी आपका बढ़ेगा नहीं, बहुत कम चेंज होगा बी में। तो वही होता है सेचुरेशन, मतलब अब आपका फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया, उसके बाद नहीं बढ़ेगा। तो आप सेचुरेशन का मतलब समझ गए होंगे। अब देखिए ये सब ये खींचते हैं ना कि जब आप मान लीजिए मैग्नेटाइजिंग फोर्स कम कीजिएगा, तो आप कम करेंगे तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स इस एक्सिस पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपका फ्लक्स कुछ ना कुछ उसमें बच जाता है मैग्नेटिक मटेरियल का। ये मैग्नेटिक मटेरियल होता है, इसको हम बोलते हैं रिसिड्यूल फ्लक्स, जो बच जाता है। वही डीसी मोटर के स्टार्टिंग में मदद करता है, ठीक है, डीसी मशीन के स्टार्टिंग में, बल्कि दोनों मोटर जनरेटर। तो हमको ये सबसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और यही है कि और घटाते गए मैग्नेटाइजिंग पर करंट, मैग्नेटाइजिंग फोर्स और घटाएं फर्दर ताकि बी 0 हो जाए। इसको बोलते हैं कोएरिटिविटी, रिटेंटिविटी, ठीक है। तो ये सारे टर्म आप BH कर में डिटेल से पढ़े होंगे, मेरा जितना यूज था हम उतना बता दिए, ठीक है। सेचुरेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेचुरेशन वाला केस, ठीक है। अब देखिए हम लोग 3 तरह कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, आपका स्पीड वर्सेस आर्मेचर करें, टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करें, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ेंगे, तो एक एक करके पहले पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग डीसी शंट मोटर का पढ़ेंगे। डीसी शंट मोटर का ओवर हो जाएगा तो आपका डीसी सीरीज मोटर का पढ़ेंगे। जब डीसी सीरीज मोटर का हो जाएगा तो कंपाउंड मोटर का पढ़ेंगे। फिर आपका इसके बाद आपको पढ़ना है आपका इंडक्शन मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप तो पढ़ चुके हैं, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स इंडक्शन मोटर का मशीन में। खैर देखिए स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट, पहले हम लोग डीसी शंट मोटर के बारे में कुछ जान लेते हैं। डीसी शंट मोटर अगर इसका इक्विवेलेंट डायग्राम अगर आप ड्रॉ कीजिएगा तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम देखिए इस तरह से होगा। आपका EB हो गया, इसका पोलैरिटी प्लस माइनस, इसमें आपका आर्मेचर करंट R है, यहाँ आपका सप्लाई दे देंगे V, ठीक है, प्लस माइनस, और ये आपका हो गया फील्ड, ठीक है, ये आपका फील्ड हो गया। मान लेते आर्मेचर करंट IA है, फील्ड करंट IF है। तो बताइए फील्ड से आपका फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा, फील्ड से आपका जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, यानी कि जो फ्लक्स है वो फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फील्ड करंट बढ़ाएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ रहे हैं। ये आई आपका आर है, आपका क्या है, आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस हो जो बहुत कम होता है, और ई भी आपका बैक EMF है जो इसका V को अपोज करेगा। तो इसी सेम पोलैरिटी दे दी ताकि अपोज कर दे। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या है, डीसी शंट मोटर, डीसी शंट मोटर। अच्छा इसमें देखिए जो फील्ड करंट है IF, फील्ड करंट अगर मान लेते इसका रेजिस्टेंस RF है, यानी कि फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, तो फील्ड करंट बराबर क्या लिख सकते हैं, करंट बराबर वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज इसके क्रॉस कितना V है, तो V अपॉन RF, मतलब फील्ड करंट बराबर क्या हो गया, वोल्टेज अपॉन फील्ड का रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो बताइए फील्ड का रेजिस्टेंस अगर हम लोग नहीं चेंज करेंगे और वोल्टेज अगर हम लोग नहीं चेंज करेंगे तो आपका फील्ड करंट चेंज होगा नहीं। ये दो बातों पर। तो बताइए हम लोग रेजिस्टेंस आपका नहीं चेंज कर रहे हैं और वोल्टेज भी आपका नहीं चेंज कर रहे हैं, तो आपका ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जो आपका IF फील्ड करंट है वो आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। IF क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये कब चेंज होगा, जब आप V चेंज कीजिए या RF चेंज कीजिए, फील्ड का वाइंडिंग का रेजिस्टेंस चेंज कीजिए या फिर वोल्टेज जो अप्लाई किए हैं वो चेंज कीजिए। अगर दोनों में से कोई नहीं चेंज कीजिएगा तो IF क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर IF कांस्टेंट होगा तो फाई भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो बताइए अगर इसमें कितना भी लोड बढ़ा देंगे ना तो आर्मेचर करंट ही डिस्टर्ब होगा। लोड बढ़ाने पर करंट बढ़ता आपको पता है, लोड बढ़ाइएगा तो क्या होगा, स्पीड घटेगा तो EB घटेगा, EB घटेगा तो IA बढ़ेगा। तो करंट बढ़ेगा तो कौन सा करंट, आर्मेचर करंट ना बढ़ेगा
थोड़ी फील्ड करंट बढ़ जाएगा, फील्ड करंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये लोड पर डिपेंड नहीं करेगा, आर्मेचर करंट पर फील्ड करंट डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ तक आप समझ रहे हैं, यानी कि आपका फील्ड करंट बराबर V/R, यानी कि IF कांस्टेंट, फाई कांस्टेंट, फील्ड करंट कांस्टेंट तो फाई भी कांस्टेंट। तो डीसी शंट मोटर ये सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है। स्टार पॉइंट में लिखिए कि फ्लक्स रिमेन कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, एंड नोट डिपेंड्स अपॉन लोड। लोड बोलिए, लोड पर डिपेंड नहीं करता, आप कितना भी बढ़ा दीजिए घटा दीजिए, या फिर आर्मेचर करंट है इंडिपेंडेंट रहता है, या इस पर भी डिपेंड नहीं करता। मतलब कि डीसी शंट मोटर में फाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो फाई अगर कांस्टेंट हो गया है तो आप ये बताइए कि फाई कांस्टेंट हो गया तो आइए बराबर क्या होगा, V-EB/R। ये तो वैसे ही रहेगा। तो बताइए अगर स्पीड का बात करें, स्पीड किसके प्रोपोर्शनल होता है, EB/फाई, या फिर बोलिए कि V-EB/फाई। अगर फाई कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट वाला टर्म को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो तो कांस्टेंट है, ये 2 है 1 है, तो उस पर डिपेंड मतलब कि नहीं करेगा स्पीड, यानी कि स्पीड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिर्फ हो जाएगा EB का, या फिर कहिए V-EB का। ये हो गया शंट मोटर के लिए। क्यों? क्योंकि फाई आपका क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। अब टॉर्क आपका क्या होगा, फाई आई है। तो बताइए फाई क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट। तो टॉर्क आपका अब किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, सिर्फ IA के, सिर्फ किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, IA के। आर्मेचर करंट बढ़ने पर टॉर्क बढ़ेगा और स्पीड आपका EB के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चला कि शंट मोटर में आपका फ्लक्स आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि फील्ड वाइंडिंग IF अचानक चलते चलते मोटर का 0 हो गया, तो अगर IF 0 हो जाएगा यानी कि फ्लक्स 0 हो जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब ओपन अगर हो जाता है चलते चलते मोटर में तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, बहुत मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसीलिए ये थोड़ा सा कंडीशन, इसलिए ओपन नहीं इसको होने देना। यहाँ तक आप समझ गए, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए पहला कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं, स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट। तो स्पीड वर्सेस किसके लिए है, डीसी शंट मोटर के लिए सब कर रहे हैं। डीसी अब सब आपको नोट्स यहीं से लिखना है, इसका नोट्स नहीं मिलेगा। डीसी शंट मोटर के लिए देखिए स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में, ठीक है। तो पहले स्पीड आर्मेचर करंट के बीच में आपको कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करना है, यानी कि आपको इस तरह से करना है, ठीक है। तो इस एक्सिस पर आपको रखना होगा आर्मेचर करंट IA और इस एक्सिस पर आपको रखना होगा स्पीड N। तो आप सबसे पहले N और IA के बीच में संबंध लाइए। तो N बराबर अभी हम आपको अभी प्रूव किए कि N जो प्रोपोर्शनल होगा, अरे रे ये देखिए गलत हो गया यार, ये V-IR है ना, होगा EB = V-IR, ठीक है, IR, ठीक है। तो जो स्पीड है, अब वो स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले स्पीड और आपका क्या, ये आर्मेचर करंट के बीच में आप रिलेशन लाएंगे। तो यहाँ से एक ही रिलेशन दिख रहा है स्पीड और आर्मेचर करंट में कि N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, V-IR है, यही आपको रिलेशन दिख रहा है। तो अब आप इसको ड्रॉ कीजिए। इसको ड्रा करने के लिए मतलब कि कर्व को ड्रा करने के लिए हम इसी का यूज करेंगे। पहला बोल रहा है कि बताइए जब आपका करंट 0 होगा, IA 0 होगा, तो IA अगर 0 होगा तो ये पूरा टर्म, तो N प्रोपोर्शनल हो जाएगा V का, मतलब V आपका क्या है, कांस्टेंट है, मतलब N आपका कांस्टेंट हो जाएगा। जब IA 0 होगा, सोच लीजिए ना, IA जब 0 होगा, तो IA जब 0 होगा तो N प्रोपोर्शनल किसको हो जाएगा, V के, और जब कांस्टेंट हटाएंगे तो N = KV आ जाएगा, यानी कि N यानी K × V हो जाएगा, यानी कि कुछ स्पीड ही होगा K × V, क्योंकि N स्पीड है ना, तो K × V भी स्पीड होगा। ये आपका वोल्टेज है, लेकिन K का कुछ ऐसा यूनिट होगा, मान लीजिए RPM पर वोल्ट होगा, जिसके कारण ये भी आपका क्या हो जाएगा, स्पीड ही हो जाएगा। तो ये स्पीड आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। स्पीड आपका कांस्टेंट हो जाएगा जब आपका 0 होगा आर्मेचर करंट, यानी कि आपका V के बराबर हो जाएगा।
तो बताइए जब आर्मेचर करंट जीरो है तो कुछ स्पीड आपको मिलेगा, आर्मेचर करंट जीरो भी होगा तब भी आपको कुछ स्पीड मिलेगा जो कि कुछ कांस्टेंट वैल्यू हो, मान लीजिए 10 RPM 20 RPM कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर स्पीड आपको मिला, ठीक है, यहाँ पर स्पीड आपको मिला केबी जो स्पीड बोल रहे हैं ना केबी, वही केबी स्पीड मिला, यानी कुछ स्पीड मिला करंट जीरो रहने पर, मतलब नो लोड कंडीशन में। मान लो तो एन नोट मिला स्पीड, ठीक है। अब आप जैसे जैसे आप आर्मेचर करंट बढ़ाते गए, देखिए इधर आर्मेचर करंट जीरो से बढ़ाते गए, कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने का बहुत अच्छा तरीका है। आप आर्मेचर करंट बढ़ाइए तो आर्मेचर करंट बढ़ाएंगे तो बताइए IAR बढ़ेगा कि घटेगा, तो आप बोलिएगा बढ़ेगा। देखिए ना आर्मेचर करंट बढ़ाइएगा तो IAR क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, तो आप बोलिएगा बढ़ेगा। तो बढ़ेगा, ये बताइए IAR बढ़ेगा करंट बढ़ाने पर, तो इसमें से भी में से IAR घटा रहे हैं, यानी कि ड्रॉप घटा रहे हैं, पहले 4 घटा 5 घटा 6 घटा, तो ये आपका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कमते जाएगा। ये बढ़ेगा तो ओवरऑल क्या होगा, कमेगा। ये बढ़ेगा IAR तो ओवरऑल क्या होगा, कमेगा। तो कमेगा तो स्पीड भी क्या होगा, कमेगा। मतलब कि करंट बढ़ाने पर स्पीड क्या होगा, कमेगा, कमते जाएगा, मतलब कि इस तरह, है कि नहीं, ठीक है। ये आपका इस तरह से होगा। अच्छा ये बताइए अगर आपका मान लिया जाए जब आपका करंट जीरो था, करंट आपका जब जीरो था तो एन क्या था, कांस्टेंट था। एन आपका नो लोड स्पीड क्या था, कांस्टेंट था। आइए जीरो मतलब आर्मेचर करंट जीरो मतलब आर्मेचर पर कोई लोड नहीं है, तो कांस्टेंट आइए जब जीरो है तो आपका स्पीड कांस्टेंट होगा। तो स्पीड कांस्टेंट मतलब कि एन नोट बना है, यानी कि स्पीड आपका ये होगा जब आपका क्या कब होगा, ये एन नोट स्पीड जब आपका आइए क्या रहे, जीरो रहे, ठीक है। अगर आपका आइए जीरो रहेगा तो आपका स्पीड एन नोट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, ये एन नोट के बराबर होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे आप करंट बढ़ाते गए, ये सिर्फ हम रेफरेंस के लिए लिख रहे हैं, इसको नहीं भी लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ हम रेफरेंस के लिए लिखे, यानी कि स्पीड आपका घट गया ना, जो भी बता रहे हैं कि करंट बढ़ाने पर आपका स्पीड घट गया। अगर मान लिया जाए अगर आपका मोटर एकदम आइडियल रहता, मतलब कि आर्मेचर का रेजिस्टेंस जीरो रहता, तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस जीरो रहता तो कितना भी करंट बढ़ा दीजिए आपका ये टर्म हमेशा जीरो ही आएगा। मतलब हमेशा आपका आइए का वैल्यू कितना भी बढ़ाते जाइए। अगर आपका आइडियल है मोटर आपका आइडियल है, आर्मेचर रेजिस्टेंस जीरो है, तब आपका स्पीड कांस्टेंट होगा, भी के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि कांस्टेंट होगा, भी तो आपका कांस्टेंट है। तो वही ये वाला जो डॉटेड से दिखाए हैं, ये जब कितना भी आप करंट बढ़ा दीजिएगा तो एन नोट के ही बराबर स्पीड रहेगा। लेकिन अगर आपका आइडियल नहीं है मोटर तो ड्रॉप बढ़ेगा, बी में से घटेगा, मतलब स्पीड घटते जाएगा, ठीक है। यह हुआ आपका कर्व, स्पीड और आपका करंट के बीच में, ठीक है। यहाँ तक आप समझ रहे हैं। अब देखिए इसमें एक और बात आता है, आर्मेचर रिएक्शन का केस, ये कर्व 1 हम नाम दे दिए। अच्छा आर्मेचर रिएक्शन अगर आप पढ़े होंगे तो आर्मेचर रिएक्शन 2 तरह का होता है, एक क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, एक डीमैग्नेटाइजिंग। तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग में आपका क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है कि आर्मेचर करंट का इफेक्ट फील्ड फ्लक्स पर। तो बताइए क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है, डीमैग्नेटाइजिंग होता है। तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग में आपका सिर्फ फ्लक्स का जो पाथ है, मतलब फ्लक्स का जो शेप है वो बिगड़ जाता है, लेकिन डीमैग्नेटाइजिंग में फ्लक्स कम जाता है। डीमैग्नेटाइजिंग में क्या होता है, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट में फ्लक्स जो है डिक्रीज करता है। तो ये हम जो कर्व 1 बनाए हैं, कर्व 1 जो हम बनाए हैं, कर्व 1 ये कैसे बनाए हैं, विदाउट आर्मेचर रिएक्शन। अगर आप आर्मेचर रिएक्शन को कंसीडर करेंगे, आर्मेचर रिएक्शन को कंसीडर करने का मतलब फ्लक्स घटना, और एन प्रोपोर्शनल क्या होता है, EB/φ। तो बताइए जब आपका फ्लक्स घट जाएगा, अभी तो कांस्टेंट था फ्लक्स शंट मोटर में, लेकिन चूंकि आप आर्मेचर रिएक्शन का केस ले रहे हैं तो फ्लक्स घट जाएगा, तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब जो कर्व I1 आया है स्पीड बढ़ेगा, मतलब हल्का ऊपर जाएगा, यानी कि आपका जो कर्व होगा इस तरह से हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। जो कर्व 2 है जो हम ड्रा किए हैं
वो विथ आर्मेचर रिएक्शन, विथ आर्मेचर रिएक्शन। सबका समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये आपको है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं अगला केस, तो अगला कैरेक्टरिस्टिक्स टॉर्क वर्सेस आपका आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट। देखिए इसमें क्या होगा, ये देखिए टॉर्क है टाउ, ये देखिए आई है। तो बताइए शंट मोटर में क्या पढ़े थे, फाई आई ए के प्रोपोर्शनल होता है। अब बताइए फाई आपका कांस्टेंट है, फाई आपका कांस्टेंट है तो टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आई ए के। सिर्फ फाई आपका तो कांस्टेंट है, यानी कि करंट बढ़ाने, आर्मेचर करंट बढ़ाने के साथ साथ आपका टॉर्क भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस तरह से होगा, जब आर्मेचर करंट जीरो है तो टॉर्क भी जीरो होगा, आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो टॉर्क भी बढ़ेगा, मतलब इस तरह से लीनियरली इंक्रीज हो, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आर्मेचर करंट को अगर आप लेते हैं, कंसीडर करते हैं, तो आर्मेचर करंट में क्या होगा, सॉरी आर्मेचर रिएक्शन को कंसीडर करते हैं तो फ्लक्स आपका घटेगा। तो कुछ फैक्टर से आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रह पाएगा। फाई आई अगर लीजिएगा तो दोनों का रिजल्टेंट आपको लेकर आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका करंट बढ़ता है, करंट अगर आपका बढ़ेगा तो आपका जो टॉर्क है उसी रेशियो में नहीं बढ़ के कुछ कम बढ़ेगा, मतलब नीचे से कुछ कर्व जाएगा, ठीक है, नीचे से इस तरह से कुछ जाएगा कर्व, ठीक है। दोनों का रिजल्टेंट जो होगा करंट बढ़ाने पर और फ्लक्स तो आपका आर्मेचर रिएक्शन के कारण घटेगा। तो जो हम कर्व ड्रॉ किए हैं अभी, वो क्या ड्रॉ किए हैं कि जब आर्मेचर के रिएक्शन को कंसीडर नहीं किए हैं, ठीक है। अभी तीसरा अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं आपका टॉर्क वर्सेस स्पीड, सबसे इम्पोर्टेंट टॉर्क वर्सेस स्पीड। तो देखिए इसको मैं आपको दिमाग से समझना पड़ेगा। ये आपका मान लेते हैं टॉर्क है, या आपका मान लेते हैं स्पीड है। तो टॉर्क और स्पीड में आपको रिलेशन लाना पड़ेगा। तो बताइए टॉर्क इज इक्वल टू अभी अभी आपका कितना आया, आई ए के प्रोपोर्शनल आया, और एम किसके प्रोपोर्शनल आया था इसमें, भी माइनस आई ए आर ए के। तो दोनों में रिलेशन लाइए, कैसे रिलेशन आएगा। तो देखिए अगर आपका टॉर्क बढ़ रहा है, टॉर्क बढ़ने का मतलब देखिए टॉर्क जीरो है, यानी कि आई ए जीरो, आई ए जीरो मतलब स्पीड आपका आई ए जीरो मतलब ये स्पीड भी के बराबर है। तो अगर आपका टॉर्क जहाँ पर जीरो है तो स्पीड आपका यहाँ पर आएगा, कुछ मान लेते हैं कांस्टेंट स्पीड आएगा, नोट मान लेते हैं कुछ, यानी कि टॉर्क जीरो जब भी रहेगा तो भी आपका कुछ ना कुछ स्पीड होगा, नो लोड स्पीड। अब बताइए जैसे जैसे आपका टॉर्क बढ़ेगा मतलब आई ए बढ़ेगा, आई ए बढ़ेगा मतलब ड्रॉप बढ़ेगा, ड्रॉप बढ़ेगा मतलब बी माइनस आई ए आर ए कमेगा, जब ये कमेगा तो स्पीड भी कमेगा। देखिए फिर से बता रहे हैं, टॉर्क बढ़ेगा मतलब आई ए बढ़ेगा, आई ए बढ़ेगा मतलब ये ड्रॉप बढ़ेगा, ड्रॉप बढ़ेगा मतलब कि ओवरऑल कमेगा, कमेगा तो स्पीड क्या होगा, कमेगा। मतलब टॉर्क बढ़ाने के साथ स्पीड कमेगा। मतलब इसका ग्राफ अगर ड्रॉ कीजिएगा तो ये होगा, इसी तरह से होगा, ठीक है। तो अगर ये बताइए अगर आपका रजिस्टेंस जीरो रहता तो वही वाला कैसे था, आपका टॉर्क का लाइन ये रहता कि नहीं रहता, मतलब बिल्कुल इसी तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, ठीक है। तो वही बोलता है कि अगर आपके हाथ में जितना कम से कम रेजिस्टेंस रखिएगा तो हमेशा स्पीड आपका कांस्टेंट बना रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं क्या, शंट मोटर को हम लोग बोल देते हैं कांस्टेंट स्पीड मोटर, कांस्टेंट स्पीड मोटर। एक सवाल बहुत पूछा जाता है कि अगर हम लोड बढ़ाते हैं शंट मोटर में तो स्पीड क्या होता है, स्लाइटली डिक्रीज होता है, ये याद रखिएगा। अगर हम लोग बढ़ाते हैं क्या बढ़ाएंगे, आपका टॉर्क बढ़ाएंगे तो स्लाइटली, लोड बढ़ाने पर स्लाइटली डिक्रीज होगा स्पीड, मतलब बहुत तेज़ी से नहीं होगा। अगर तेज़ी से होता तो नीचे रहता कर, एकदम बिल्कुल सिमिलर इसी के जैसा होगा। आर्मेचर रिएक्शन को आप कंसीडर भी कर सकते हैं, हल्का ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम विदाउट आर्मेचर रिएक्शन का ग्राफ बनाए। तो ये सारा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स था डीसी शंट मोटर का। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो नीचे आपको ये कमेंट कीजिए और बताइए आपको कैसा लगा, शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि और जो आपका सिलेबस में नहीं है उसको भी कवर करें तो आप थोड़ा सा रिस्पांस दिखाइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए थैंक यू।